Good morning students, this is your social science क्लास 9th और चैप्टर का नेम है सोशलिज्म इन यूरोप एंड द रशियन रेवोल्यूशन। आज हम आपको यूरोप में सोशलिज्म, समाजवाद और रूसी क्रांति के बारे में बताएंगे कि जो रूस की क्रांति हुई थी उसके बारे में, और एक नई विचारधारा आई थी सोशलिज्म। कैपिटलिस्ट के बाद जो थी वो सोशलिज्म थी। सोशलिज्म क्या था पहले इसके बारे में बताएंगे। अभी पहले ये देखिए चेंजेस क्या क्या आए समाज में, जो चेंज आए वो चेंज क्यों आए और इसका मेन रीज़न क्या था। देखिए रूसी वो फ्रांसीसी क्रांति के बाद जो फ्रेंच रेवोल्यूशन हुई थी उसके बाद समाज एक नई दिशा में चला गया। आर्थिक रूप से भी, राजनीतिक रूप से भी पूरे संसार पर इसका प्रभाव पड़ा। यानी जो फ्रांस में क्रांति हुई थी, फ्रांसीसी क्रांति ने पूरे वर्ल्ड की अर्थव्यवस्था पर और राजनीतिक गतिविधि और सामाजिक पर भी प्रभाव डाला था। यानी कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक गतिविधियां जो फ्रेंच रेवोल्यूशन के कारण प्रभावित हुई थी। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन सब्जेक्ट रिलेटेड टू इंडिविजुअल साइट्स एंड गवर्नमेंट सिस्टम बिकेम मैटर ऑफ डिस्कशन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द होल वर्ल्ड इंक्लूडिंग यूरोप एंड एशिया। यूरोप और एशिया में एक बहुत बड़ा बदलाव आया था फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद। ये नॉट ऑल द पीपल इन यूरोप फेवर्ड टोटल सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, पीपल हैड डिफरेंट व्यूज रिगार्डिंग चेंज। ये ना केवल यूरोप में ही बल्कि पूरे संसार में एक अलग बदलाव देखने को मिला था। इवन देन मोस्ट पीपल फेवर्ड ट्रांसफॉर्मेशन बट दे वांटेड दैट इट्स प्रोसेस शुड बी स्लो। हालांकि देखिए अधिकतर लोग चाहते थे चेंजेस तो होने चाहिए, बदलाव तो समाज में आने चाहिए, लेकिन बदलाव जो हो वो एकदम तेज़ी से ना हो, धीरे धीरे बदलाव होना चाहिए। तो इनके फेवर में 3 ग्रुप आए थे, लिबरल, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स। देखिए पहले हम इनके बारे में देखेंगे। ये 3 ग्रुप आए थे, 3 विचारधारा थी इनकी। लिबरल, लिबरल्स को बोलते थे उदारवादी, यानी उदारवाद। सेकंड था कंजर्वेटिव्स, कंजर्वेटिव्स रूढ़िवादी जो थे, जो पुरानी परंपराओं को, विचारों को मानने वाले जो लोग थे उन्हें कंजर्वेटिव्स बोलते हैं। और तीसरी विचारधारा का जो जन्म हुआ था वो था रेडिकल्स। इसको रेडिकल्स ही नाम दिया गया था, रेडिकल्स ही बोला जाता था इसको। इन 3 विचारधारा जो थी, हालांकि ये तीनों की तीनों जो थी ये सोशलिज्म के पक्ष में थी, लेकिन इनमें भी कुछ आपस में इनके जो विचार थे उनमें भी कुछ डिफरेंस था जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। देखिए दोज हु फेवर्ड इंक्लूडेड सम लिबरल, सम कंजर्वेटिव्स एंड सम रेडिकल्स। इनमें से कुछ उदारवादी, रूढ़िवादी और रेडिकल्स विचारधारा के लोग थे। व्हाट इज इंपॉर्टेंट इज दैट दीज टर्म डिड नॉट हैव सेम इम्प्लीकेशन और मीनिंग इन ऑल टाइम्स एंड सर्कमस्टेंसेस। हर परिस्थिति विशेष में देखा जाए तो इनकी बहुत सारी बातें समान होती थी। देखिए इसके बाद इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ते हैं। लिबरल, रेडिकल्स एंड कंजर्वेटिव्स। लिबरल, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स। देखिए सबसे पहले है अमंग द सपोर्टर और चैंपियंस ऑफ सोशल ट्रांसफॉर्मेशन, जो समाज में बदलाव लाना चाहते थे, इन सपोर्टर ये थे। दीज वाज ए फैक्शन ऑफ लिबरल्स। कौन थे? देयर वाज ए फैक्शन ऑफ द लिबरल्स। उदारवादी विचारधारा के लोग थे। उदारवादी जो थे वो फेवर्ड ए नेशन, वो एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण चाहते थे
वेयर ऑल रिलीजन वुड हैव इक्वल रेस्पेक्ट एंड अपॉर्चुनिटी। उनका ये विचार था कि वहाँ जो लिबरल विचारधारा के लोग थे, उदारवादी जो विचारधारा के लोग थे, वो ये चाहते थे कि एक ऐसे राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जहाँ पर सभी रिलीजन्स, जो धार्मिक लोग हैं, वो सब इक्वल हो, उन सबको रेस्पेक्ट मिलने का अवसर मिलना चाहिए, यानी कि सभी की रेस्पेक्ट होनी चाहिए, सभी धर्मों को रेस्पेक्ट की नज़र से देखा जाना चाहिए। इन दैट कंटेम्प्रेरी पीरियड ए पर्टिकुलर रिलीजन वाज गिवन द हाई रिगार्ड इन यूरोप। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि उस समय किसी एक विशेष धर्म को बहुत ज़्यादा रिगार्ड दिया गया था यूरोप में। एक एग्जाम्पल भी दिया है कि गवर्नमेंट ऑफ ब्रिटेन की जो सरकार थी, उन्होंने चर्च ऑफ इंग्लैंड के जो चर्च को ज़्यादा मान्यता दी हुई थी। उसी प्रकार वाइल द गवर्नमेंट ऑफ ऑस्ट्रिया और स्पेन की जो गवर्नमेंट थी, वो कैथोलिक चर्च को ज़्यादा सपोर्ट करती थी। द लिबरल वर अगेंस्ट द डिक्टेटोरियल रूल ऑफ डायनेस्टिक ट्रेडिशन। जो लिबरल पार्टी के लोग थे, वे इन चीज़ों का विरोध करते थे। वो कहते थे कि भाई, जैसे इंग्लैंड में चर्च को, इंग्लैंड में, स्पेन में, ऑस्ट्रिया में जो चर्च था, चर्च की सबसे अहम भूमिका थी कैथोलिक चर्च, और जो ये दूसरे चर्च थे, चर्च ऑफ इंग्लैंड, इनका राज्यों में बहुत ज़्यादा इंटरफेयर होता था। तो ये लिबरल पार्टी के लोग जो कहते थे, लिबरल विचारधारा के लोगों की मान्यता था कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि इस धर्म के ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी जाए या दूसरे धर्म को, बल्कि हर धर्म को बराबर इक्वलिटी दी जानी चाहिए। ये लिबरल की विचारधारा थी, उदारवादी की विचारधारा थी। लिबरल इनके अगेंस्ट थे। द लिबरल स्टूड फॉर ए रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट फ्री फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द रूल्स। लिबरल चाहते थे कि सरकार में जो उनका प्रतिनिधि हो, फ्री हो फ्रॉम द कंट्रोल ऑफ द रूलर्स। जो रूलर्स होते हैं, जो राज्य चलाने वाले होते हैं, जो शासक होते हैं, उनसे वह शासक से और ब्यूरोक्रेसी और नौकरशाही से स्वतंत्र होना चाहिए। कहने का मतलब है कि सरकार में ऐसे लोगों का चुनाव होना चाहिए, ऐसे प्रतिनिधि रिप्रेजेंटेटिव का चुनाव होना चाहिए जिसमें उसका शासक का और नौकरशाही का कोई भी दखल ना हो। दे विजुअलाइज ए ट्रेंड जुडिशरी। वे चाहते थे कि एक प्रशिक्षित न्यायपालिका हो, शुड बी एम्पावर्ड टू कंपेल, जिसके पास इतनी ताकत हो, इतनी पावर हो, जो बाध्य कर सके सरकार को सही कानून का पालन करवाने के लिए बाध्य कर सके। न्याय व्यवस्था ऐसी होनी चाहिए। ये उनके विचार थे, किसके? लिबरल के। ठीक है। द लिबरल डिड नॉट सपोर्ट यूनिवर्सल। जो लिबरल विचारधारा के लोग थे, उदारवादी विचारधारा के जो लोग थे, वो वयस्क मताधिकार मीन्स यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज मीन्स जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार जो था, मीन्स कि सबको वोट देने का अधिकार होना चाहिए, उसके वो खिलाफ थे। आज पूरे वर्ल्ड में यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का जो अधिकार है, सार्वभौमिक वोट देने का अधिकार पूरे संसार में सभी को प्राप्त है। आज कोई भी जो 18 वर्ष से अधिक होता है उसे वोट देने का अधिकार है, लेकिन पहले ऐसा नहीं था। वो इस चीज़ का विरोध कर रहे थे लिबरल वाले। उनके अनुसार अकॉर्डिंग टू देम ओनली द वेल्थी पीपल शुड बी एंटाइटल्ड टू वोट। उनकी विचारधारा ये थी, वो ही चाहते थे कि जो पैसे वाले लोग हैं, वेल्थी जो संपन्न लोग हैं, उन्हें ही वोट देने का अधिकार होना चाहिए। द ग्रुप ऑफ द रेडिकल्स, जो रेडिकल्स उदारवादियों का जो एक समूह था, फेवर्ड गवर्नमेंट, ऐसी सरकार के पक्ष में था, विच शुड बी फॉर्म्ड विद द सपोर्ट ऑफ मेजॉरिटी ऑफ पीपल। उनका पक्ष ये था कि जो सरकार बने उस सरकार में लोगों का बहुमत होना चाहिए। दे वर आल्सो फॉर ए वोटिंग राइट फॉर वुमेन। दे वर आल्सो फॉर ए वोटिंग राइट फॉर वुमेन। और वे महिलाओं के वोटिंग का अधिकार भी चाहते थे, क्योंकि देखो पहले महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था, वोट देने का अधिकार काफ़ी समय बाद मिला। दे वर अगेंस्ट एनी टाइप ऑफ प्रिविलेज फॉर द बिग लैंडलॉर्ड ऑफ वेल्थी इंडस्ट्रियलाइजिस्ट। और वे इन सब चीज़ों के खिलाफ थे, जो लैंडलॉर्ड, वेल्थी, जो संपन्न लोग हैं, जो ये जमा पूंजी करते थे। रेडिकल्स जो थे वो प्राइवेट प्रॉपर्टी का भी विरोध, वर नॉट अपोज्ड, विरोध नहीं करते थे।
बट दे वर, यानी कि वो ये नहीं कहते थे कि किसी के पास अपनी निजी संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन वो ये कहते थे निजी संपत्ति तो होनी चाहिए, बट दे वर सर्टेनली, लेकिन वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ हाथों के पास, यानी कि कुछ लोगों के पास ही संपत्ति ज़्यादा हो और बाकी लोगों के पास संपत्ति ना हो। निजी संपत्ति का मतलब कि जैसे अपनी संपत्ति होती है ना, जैसे हमारे प्लाट है, कोई हमारे पास ज़मीन है, जायदाद है, कोई हमारे पास वैसी चीज़ें हैं जो भी कीमती चीज़ें हैं, तो ये हमारी निजी हो जाती है। तो रेडिकल्स का ये विचारधारा थी, उनकी ये विचार था कि निजी प्रॉपर्टीज, हमारी प्राइवेट प्रॉपर्टीज़ होनी चाहिए, लेकिन उसका सेंट्रलाइजेशन नहीं होना चाहिए। मीन्स कि ये नहीं कि कुछ लोगों के पास ही हो, बाकी लोग गरीब रह जाए। इसके बाद देखिए आता है कंजर्वेटिव्स। कंजर्वेटिव्स मीन्स होते हैं रूढ़िवादी। रूढ़िवादी वर अपोज टू द रेडिकल्स एंड द लिबरल बोथ। रूढ़िवादी जो थे वो विरोध करते थे रेडिकल्स का भी, उदारवादियों का भी विरोध करते थे। यानी कि ये जो थे कंजर्वेटिव्स जो थे ये इन दोनों का विरोध करते थे। किसका? उदारवाद का भी और रेडिकल्स का भी। ये जो अलग विचारधारा थी, इसके अलावा ये इन दोनों के अपोजिशन में थी, यानी कि इनका दोनों का विरोध करते थे ये, है ना। तो रेडिकल्स एंड द लिबरल्स बोथ, बट व्हाट वाज इम्पोर्टेंट इन दैट इज दैट द कंजर्वेटिव्स, लेकिन क्या उनके लिए महत्वपूर्ण था, हैड आल्सो बिगन टू फील द नीड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन। लेकिन वो भी चाहते थे, ऐसा नहीं था कि रूढ़िवादी जो लोग थे वो ये नहीं चाहते थे कि बदलाव ना हो, बदलाव तो हो, वो भी चाहते थे। फ्रेंच रेवोल्यूशन के बाद, फ्रांसीसी क्रांति के बाद चाहते थे कि बदलाव तो होना चाहिए। इनफैक्ट इन द 18th सेंचुरी द कंजर्वेटिव नॉर्मली रेसिस्ट द थॉट्स ऑफ द चेंज। 18वीं शताब्दी के बाद उनके विचारों में बदलाव आया, बट विद द बिगिनिंग ऑफ द 19th सेंचुरी, लेकिन 19वीं शताब्दी में दे स्टार्टेड थिंकिंग, उन्होंने सोचना आरंभ किया दैट सम चेंजेस वर एसेंशियल, कि कुछ बदलाव होने जरूरी है। वो ये कहते थे कि बदलाव तो होने चाहिए, ये नहीं कि बदलाव ना हो, लेकिन बदलाव जो होने चाहिए वो स्लो होने चाहिए, धीरे धीरे होने चाहिए, एकदम नहीं होने चाहिए। तो एसेंशियल, हाउएवर दे विश्ड दैट पास शुड नॉट बी रिजेक्टेड इनटू, वो कहते थे कि जो भूतकाल की जो हमारी पुरानी परंपरा है, विचारधारा है, उसे ये नहीं कि एकदम रिजेक्ट कर देना चाहिए, उसमें से भी हमें कुछ चीज़ों को लेना चाहिए। दे विश दैट इट शुड ऑल्सो बी रेस्पेक्टेड, उनकी इच्छा थी कि उनको भी सम्मान होना चाहिए जो हमारी पुरानी परंपरा विचारधारा है। दे फेवर्ड द चेंज टू कम स्लोली बाय एंड बाय, जो मैं पहले आपको बताया वो किसके फेवर में थे, वो चाहते थे कि जो भी बदलाव हो वो धीरे धीरे हो, स्लो हो और धीरे धीरे हो। आफ्टर द फ्रेंच रेवोल्यूशन एंड एमिड द ग्रेट रिस्टलेट कॉमन्स एंड कन्फ्यूजन, दे इरेप्टेड ए सीरियस कंट्रोवर्सी, काफ़ी उनमें कंट्रोवर्सी हुई अबाउट द सोशल चेंज एमंग द अबाउट डिफरेंट थॉट्स ऑफ लिबरल। जो इनके कंट्रोवर्सी का मतलब होता है कि विचारधाराओं में जब वैमनस्य हो जाता है, लड़ाई झगड़ा नहीं, एक कंट्रोवर्सी से बोलते हैं कि जो विरोध हो जाना किसी बात का। तो इन तीनों में लिबरलिज्म, रेडिकलिज्म और कंजर्वेशन में वो कंट्रोवर्सी रही। इन द 19th सेंचुरी अबाउट द वेरियस एफर्ट, बहुत सारे कोशिश की गई रेवल एंड नेशनल और राष्ट्र में सुधार करने की, एंड क्लियरली डिफाइंड द बाउंड्रीज प्रोवाइड्स ऑफ दीज आइटम्स, और जो बाधाएं थी उन्हें दूर करने की कोशिश की गई। इसके बाद देखिए इंडस्ट्रियल सोसाइटी एंड सोशल चेंज। इंडस्ट्रियल सोसाइटी औद्योगिक समाज, सोसाइटी, एंड सामाजिक बदलाव एंड सोशल चेंज। देखिए इंडस्ट्रियल मीन्स होता औद्योगिक, औद्योगिक सोसाइटी जो थी, और सोशल चेंज यानी सामाजिक बदलाव। इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि देखिए पहले एक बात समझिए,
इंडस्ट्रियलाइजेशन आने से समाज में बहुत सारे चेंजेस आने शुरू हो गए। वर्ल्ड की पूरी हिस्ट्री इंडस्ट्रियलाइजेशन से ही प्रभावित हुई थी। औद्योगिकरण जिसे बोलते हैं, जैसे जैसे डेवलप कंट्री जो हुई, जैसे ब्रिटेन है, फ्रांस है, अमेरिका है, ये सब डेवलप कंट्री इसलिए कहा जाता है इन्हें क्योंकि यहाँ पहले ही बहुत साल पहले 100-200 साल 300 साल पहले ही इंडस्ट्री काफ़ी अच्छी प्रगति पर थी और उन्होंने प्रोडक्शन करना शुरू कर दिया था। और इसी वजह से जब उनके पास इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ा और इंडस्ट्रियलाइजेशन से जो संसार में बहुत सारे चेंजेस आए, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से एंड पॉलिटिकली रूप से, राजनीतिक रूप से काफ़ी बदलाव आए। ये किसके कारण पॉसिबल हुआ? इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण। तो इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से क्या क्या चेंजेस आए ये मैं आपको बता रहा हूँ। पॉलिटिकल इंटरेस्ट ऑफ वेरियस ग्रुप, जो राजनीतिक जिनका इंटरेस्ट था, बहुत सारे अलग अलग जो ग्रुप थे, लिबरल थे, रेडिकल्स थे और रूढ़िवादी जो थे, ये यूरोपियन सोसाइटी वाज ए साइन ऑफ न्यू रे, ये एक नए युग की शुरुआत थी, एक नए युग का प्रतीक था। दिस वाज ए टाइम ऑफ ह्यूज, ये वो समय था जब एक समाज में बहुत बड़ा बदलाव आने वाला था एंड इकोनॉमिक चेंज, और आर्थिक बदलाव होना चाह रहा था। नए शहरों, जो नए नए शहर आने शुरू हुए, नए नए शहरों का निर्माण हुआ, इंडस्ट्रियल एरियाज वर डेवलपिंग एंड एक्सपेंडिंग, और उद्योगों का विकास हुआ और वो फैलने लगे। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हैड बीन कम्प्लीटेड एंड रेलवे हैड वाइडली एक्सपेंडेड। देखिए, इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से नए नए शहरों का निर्माण होना भी शुरू हो गया। जब औद्योगिकरण बढ़ता है, जब उद्योग बढ़ते हैं, उद्योग धंधे बढ़ते हैं, जहाँ पे उद्योग धंधे लगाए जाते हैं वहाँ धीरे धीरे लोग आने शुरू हो जाते हैं। क्यों आने शुरू हो जाते हैं? रोज़गार के लिए। और जब रोज़गार लोगों को मिलता है, एम्प्लॉयमेंट मिलता है, तो लोग वहीं घर वगैरह बना के रहने लगते हैं और धीरे धीरे वहाँ बड़ी संख्या में लोग बस जाते हैं और एक शहर का निर्माण हो जाता है। दिल्ली है, मुंबई, कलकत्ता, ये जो शहर जो बने हैं, ये ऐसे नहीं कि एकदम इतने बड़े बन गए। वहाँ जब काम मिला, लोग शहरों की तरफ क्यों जाते हैं? शहर में जाना क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वहाँ लोगों को रोज़गार के साधन मिलते हैं, काम मिलता है जिससे लोगों की जीविका चलती है। तो इसी तरह से इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से जो है शहरों का विकास हुआ और धीरे धीरे प्रोग्रेस बढ़नी शुरू हुई। द इफेक्ट ऑफ द इंडस्ट्रियलाइजेशन, अब इसका प्रभाव क्या पड़ा लोगों के जीवन पर? क्या प्रभाव पड़ता है इंडस्ट्रियलाइजेशन से? औद्योगिकरण ठीक है, लोगों को रोज़गार मिलता है, लेकिन इसके साइड इफ़ेक्ट भी पड़ते हैं, इसके डीमेरिट्स भी है। जहाँ उद्योग धंधे होते हैं वहाँ धीरे धीरे क्या लोग आना शुरू हो जाते हैं। जब ज़्यादा लोग आएंगे, वहाँ रहेंगे, फिर वो क्या करना शुरू कर देते हैं, वहाँ एक सिस्टम से नहीं रहते, फिर तरीका एक वहाँ फिर गंदगी वगैरह करने, सैनिटेशन की प्रॉब्लम्स आ जाती है, पोल्यूशन की प्रॉब्लम आ जाती है और पॉपुलेशन भी धीरे धीरे वहाँ इंक्रीज़ होने लगती है। एज ए रिजल्ट इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से, औद्योगिकरण होने से मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन, महिलाएं, बच्चे और पुरुष ऑल हैड टू वर्क इन द वे, सब फैक्ट्री में काम करने लगे। वर्किंग आवर्स वर लॉन्ग, काम के जो घंटे थे वो बहुत लंबे थे। उस समय 14-14, 15-15, 16-16 घंटे लोगों से काम लिया जाता था। लेकिन आज जो रूल है अकॉर्डिंग टू गवर्नमेंट के अनुसार जो है, जो रूल है वो लेबर्स के लिए वो रूल है कि 8 घंटे का टाइम होता है। 8 घंटे वो के बाद अगर उनसे कुछ काम कराया जाता है तो उनको एक्स्ट्रा पैसे दिए जाते हैं। तो काम करने से, इंडस्ट्रियलाइजेशन बढ़ने से क्या हुआ? जो महिलाएं, औरतें, बच्चे थे वो काम करने लगे। वर्किंग आवर्स जो थे वो लंबे हो गए, यानी कि वो जो काम करने का जो उनका टाइमिंग था वो बढ़ा हुआ था। वेजेस जो थे, जो मजदूरी थी वो बहुत ही कम थी। देयर वाज एन एम्प्लॉयमेंट इन द सोसाइटी, समाज में बेरोजगारी भी फैली। अनएम्प्लॉयमेंट फर्दर इंक्रीज विद द लो डिमांड ऑफ इंडस्ट्री प्रोडक्शन, उनकी डिमांड कम हुई। सिटीज़ वर कमिंग अप एंड ग्रोइंग रैपिडली, धीरे धीरे शहरों का विकास हुआ और बहुत तेज़ी से बढ़े। और इस प्रकार परिणाम स्वरूप द प्रॉब्लम ऑफ हाउसिंग, देखिए जब इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ उससे जब शहर बढ़े तो रहने की भी
जो कमी होनी शुरू हो गई, प्रॉब्लम्स होने लगी, सैनिटेशन प्रॉब्लम होनी शुरू हो गई, सफाई की व्यवस्था वगैरह ख़राब होनी शुरू हो गई और समाज में मुश्किलें आनी शुरू हो गई। शहर वगैरह में आप देखते हो, गांव में और शहर में अंतर होता है। शहरों में जहाँ इंडस्ट्री वगैरह होती है वहाँ ज़्यादा प्रदूषण होना शुरू हो जाता है, गंदगी शुरू हो जाती है, जिस कारण से लोग बीमार होने शुरू हो जाते हैं। तो ये इसका जो था इंडस्ट्रियलाइजेशन होने से वहाँ के लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ा ये बताया है। द लिबरल एंड द रेडिकल्स ट्राई टू सोल्व दिस प्रॉब्लम। जो लिबरल थे, जो उदारवादी थे और रेडिकल्स थे, उन्होंने उनकी समस्याओं को सोल्व करने की कोशिश भी की। सोशल स्टेटस ऑफ लिबरल एंड द रेडिकल्स, सामाजिक स्तर क्या था लिबरल और रेडिकल्स का, इनमें भी कुछ वो हुए। देखो ये धीरे धीरे लोगों के जो रेडिकल्स उदारवादी थे और रेडिकल्स जो समूह था, इन्होंने बाद में इनका सोशल स्टेटस अपने आप बढ़ गया। ये लोग पहले तो लोगों के हित के लिए कार्य कर रहे थे, लेकिन बाद में खुद इनका स्टेटस इतना बढ़ गया, इनके पास खुद इतना पैसा हो गया था। अब देखिए ये बताया, इन दैट एज ऑलमोस्ट ऑल इंडस्ट्री वर अंडर प्राइवेट ओनरशिप। शुरू में इस युग में जो जितनी भी इंडस्ट्री थी वो सारी प्राइवेट ओनरशिप में थी, यानी निजी हाथों में थी। और नंबर ऑफ पीपल बिलोंग टू द रेडिकल, ज़्यादातर लोग किससे जुड़े हुए थे, उदारवादी और लिबरल पार्टी से जुड़े हुए थे, रेडिकल से और लिबरल से। उनकी अधिकतर प्रॉपर्टी थी, दे हैड ए लार्ज नंबर ऑफ एम्प्लॉय, उनके पास बहुत अधिक संख्या में एम्प्लॉय थे, काम करने वाले थे। दीज रेडिकल्स एंड लिबरल्स, ये जो रेडिकल्स और उदारवादी थे, वेल्थी, बहुत पैसे वाले थे, इंडस्ट्रियल एक्टिविटी में और व्यापार में उन्होंने भाग लेना शुरू कर दिया। सो दे वांटेड, इसलिए वे चाहते थे दैट ट्रेड एंड इंडस्ट्री शुड बी एनकरेज, इसलिए वे व्यापार को और ज़्यादा बढ़ाना चाहते थे। इन देयर व्यू, उनके दृष्टिकोण से, इफ़ द लेबर्स वर हेल्थी, यदि लेबर्स हेल्थी है, एंड द सिटीजन वर्स एजुकेटेड, और लोग पढ़े लिखे हैं, एजुकेटेड है, दिस सिस्टम कैन जनरेट फुल बेनिफिट फॉर द सोसाइटी। तो इससे क्या होगा, समाज में बहुत फ़ायदा होगा, बेनिफिट होगा, समाज को इससे फ़ायदा मिलेगा। लिबरल्स एंड द रेडिकल्स, जो उदारवादी और रेडिकल्स थे, उन्होंने अपोज प्रिविलेज बाय बर्थ, उन्होंने इस चीज़ का विरोध किया था कि जो जन्म से ही कोई महान होता है या ऐसा, उन चीज़ों का वो विरोध करते थे। दे हैड डीप फेथ इंडिविजुअल, उनका गहरा विश्वास था कि व्यक्ति को अपनी व्यक्तिगत प्रयास करना चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू देम, उनके अनुसार, इफ़ एवरी इंडिविजुअल वाज गिवन फ्रीडम, यदि हर किसी को स्वतंत्रता दी जाए, तो इफ़ द पुअर हैड अपॉर्चुनिटी, और गरीब आदमी को किसी को अवसर दिया जाए रोजगार का, एंड इफ दोज विद कैपिटल वर फ्री टू ऑपरेट विदाउट चीक्स एंड रेस्टेड, उसको पूंजी दी जाए बिना उसको रोके, तो द सोसाइटी वुड बी पाथ ऑफ प्रोग्रेस, तो समाज प्रगति की ओर अवश्य ही बढ़ेगा। द सोसाइटी वुड बी ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस। इम्प्रेस्ड बाय दीज थॉट्स, इस विचारधारा से लिबरल एंड द रेडिकल्स, इनकी विचारधाराओं से बहुत लोग प्रभावित हुए। मैनी वर्किंग पीपल हु वांटेड चेंज इन द सोसाइटी, बहुत सारे लोग जो बदलाव चाहते थे समाज में। लिबरल एंड द रेडिकल्स इन देयर फिलोसफी एंड पार्टीज इन द अर्ली डिकेड 19th सेंचुरी में बहुत सारी ये पार्टीज बनी इनकी। इसके बाद देखिए रेडिकल्स के बारे में थोड़ा सा इन्होंने बताया। इसके बाद आप आ जाइए कमिंग ऑफ, यहाँ तक करा दिया आपका, इसके थोड़ा सा और देख लीजिए। लिबरल एंड द रेडिकल्स के बारे में, नेशनलिस्ट जो थे, जो देशभक्त थे, राष्ट्रवादी थे, लिबरल एंड द रेडिकल्स वर इन फेवर ऑफ रेगुलेशन। जो लिबरल और जो थे रेडिकल्स थे, ये रेगुलेशन के पक्ष में थे, यानी कि क्रांति होनी चाहिए। उस समय तक क्रांति नहीं हुई थी रूस में, वे चाहते थे क्रांति होनी चाहिए। क्रांति एक ऐसा जरिया है जिसके द्वारा हम सरकार से छुटकारा पा सकते हैं। इन यूरोप इन 1815 में ये ऐसा उनकी विचारधारा थी। सच पीपल, इस तरह के लोग फ्रांस में, इटली में, जर्मन, रसिया टर्न रेवोल्यूशनरी, इस तरह से उन्होंने अपने आप को क्रांतिकारी में बदला। एंड बिगेन टू मेक एफर्ट, उन्होंने कोशिश की कि जो राजशाही राजतंत्र है उसको उखाड़ फेंका जाए। जो राष्ट्रवादी चाहते थे टू क्रिएट सच, इस तरह का राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए जहाँ पर सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। वे चाहते थे देयर कि अपनी उपलब्धि वो कैसे प्राप्त करें, क्रांति के द्वारा प्राप्त करें। आफ्टर 1815 के बाद जो इटालियन नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, जियोपी मेजीनी, देखो जियोपी मेजीनी जो थे ये बहुत ऐसे रहे, इन्होंने विद द सपोर्टर
वो इस तरह की चीज़ों के सपोर्टर रहे अगेंस्ट द मोनार्च। वे राजतंत्र के बहुत खिलाफ थे और वो उनका मानना था कि अगर तुम्हें अपना लक्ष्य प्राप्त करना है मैजिनी के अनुसार तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्रांति करनी पड़ेगी। ऑल द ग्लोबल नेशनल, पूरे संसार के जो नेशनलिस्ट थे, जो राष्ट्रवादी थे, वो उनकी विचारधारा से प्रभावित थे। भारतीयों ने भी उनके विचारों को पढ़ा और वे भी उसके विचारों से बहुत ज़्यादा प्रभावित थे। किसके? मैजिनी के, ग्यूसेपी मैजिनी। ठीक है, देखिए यहाँ तक आपका ये करा दिया गया है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्लासेस में आपका कराया जाएगा कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में समाजवाद किस प्रकार आया, ये आपको यहाँ तक बता दिया गया है। लिबरलिज्म के बारे में बताया आपने, लिबरल और रेडिकल्स एंड लिबरल, कंजर्वेटिव्स एंड रेडिकल्स, मीन्स उदारवाद, रूढ़िवाद और रेडिकल्स, इन तीन के बारे में बताया, इनकी विचारधारा के बारे में बताया। ये किस तरह से समाज में बदलाव चाहते थे और ये चाहते थे कि समाज में बदलाव कैसे आएगा, क्रांति के द्वारा आएगा। इसलिए उन्होंने देश में बहुत सारी क्रांतिकारी संस्थाएं वगैरह बनाई, लोगों को उसमें ऐड किया, जोड़ा और लोगों को कहा कि हम आपके हित के लिए कार्य करेंगे। इस प्रकार उन्होंने इसमें जो क्रांति में जो मेन रोल जो था इन्हीं व्यक्ति का था और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश करी ताकि समाज को प्रोग्रेस की ओर ले जाया जा सके। नेक्स्ट क्लास में आपको अगला टॉपिक कराएंगे कमिंग ऑफ सोशलिज्म इन यूरोप। यूरोप में समाजवाद किस प्रकार आया, कैसे समाजवाद की उत्पत्ति हुई। देखिए समाजवाद के बारे में मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। समाजवाद है क्या, सोशलिज्म है क्या। समाजवाद का मतलब है एक ऐसी विचारधारा, यानी कि ऐसे ग्रुप के लोग वे चाहते थे कि जो समाज का निर्माण होना चाहिए, राष्ट्र का निर्माण जो होना चाहिए, वो गरीब मजदूर जो उन लोगों से मिलकर होना चाहिए राष्ट्र का निर्माण। तो इसीलिए समाजवादी ये चाहते थे, सोशलिज्म के जो लोग ये चाहते थे कि राष्ट्र का निर्माण होना चाहिए, राजतंत्र को ख़त्म करना चाहिए और उसके स्थान पर लोगों के द्वारा सरकार का निर्माण किया जाना चाहिए। अगली क्लास में हम अगला टॉपिक कराएंगे। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।